हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो अक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? हमारे पास अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक हो जाए तो इसको पढ़ते हैं एसिडिक डैमेज टू द स्टमक म्यूकोजा। जब हमारे पास जो स्टमक का म्यूकोजा है ना वो डैमेज हो जाए एसिड की वजह से तो फिर हमारे पास गैस्ट्राइटिस हो जाती है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन म्यूकोजल डिफेंसेस एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। ये क्यों होती है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो म्यूकोजल डिफेंसेस होते हैं और जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब या तो म्यूकोजल डिफेंसेस कम हो जाते हैं या एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाता है स्टमक का। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि स्टमक का म्यूकोजा डैमेज हो जाता है। डिफेंसेस इंक्लूड म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस्ड बाय फोव्युलर सेल्स, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बाय सरफेस एपिथेलियम एंड नॉर्मल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड पिक्स अप लीक्ड एसिड। तो हमारे पास डिफेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास म्यूसिन लेयर होती है जो कि हमारे पास फोव्युलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमारे पास बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती रहती है सरफेस एपिथेलियम से। और तीसरा हमारे पास नॉर्मल ब्लड सप्लाई होता है जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है और लीक्ड एसिड को पिकअप कर रहा होता है। जब भी हमारे पास नॉर्मल म्यूकोजल डिफेंसेस ही खराब हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा और वो डैमेज कर देगा। रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे पास? सीवियर बर्न, कर्लिंग अल्सर। अगर किसी को सीवियर बर्न हो जाए, बहुत ज्यादा वो जल जाए तो फिर उसको हम बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। और इसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपोवोलेमिया लीड्स टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। फिर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। अगर किसी को सीवियर बर्न होगा तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा। फिर जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, म्यूकोजल डिफेंस में हमने पढ़ा था ना ब्लड सप्लाई भी होता है। तो फिर क्या होगा, म्यूकोजल डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारे पास खराब हो जाएगा और गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। एनसिड्स डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो एनसिड्स से भी हमारे पास गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर है। एनसिड्स क्या करते हैं, हमारे पास जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं ना उनको इनहिबिट कर देते हैं। तो जब ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन ए की सिंथेसिस कम हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स का रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिंथेसिस में। जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो म्यूकोजल प्रोटेक्शन थी ना स्टमक में वो हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवा रहे थे, म्यूकोजल प्रोटेक्शन करवा रहे थे। तो इस तरह हमारे पास फिर एसिड ज़्यादा हो जाएगा और गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। हैवी अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन कर रहा है तो उसमें भी गैस्ट्राइटिस होगी। कीमोथेरापी, अगर कोई कीमोथेरापी पे है तो उसको भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कुशिंग अल्सर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कुशिंग अल्सर, तो इसमें भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व लीड्स टू इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी ना वेगस नर्व की तो उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास फिर गैस्ट्राइटिस हो सकती है। शॉक, मल्टीपल स्ट्रेस अल्सर्स में बी सीन इन आईसीयू पेशेंट्स। शॉक की वजह से भी हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेस अल्सर्स बनते हैं आईसीयू पेशेंट्स में, तो फिर उनमें भी हमारे पास क्या है, शॉक की वजह से गैस्ट्राइटिस हो रही है। एसिड डैमेज रिजल्ट्स इन सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन, इरोजन, लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम और अल्सर, लॉस ऑफ म्यूकोजल लेयर। एसिड डैमेज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर इरोजन हो रही है, सुपरफिशियल एपिथेलियम का लॉस हो रहा है या फिर अल्सर भी हो सकता है। मतलब ये तीन चीजें हो सकती है। अल्सर में क्या है कि लॉस ऑफ म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर का लॉस हो रहा है। तो ये एसिड डैमेज से हमारे पास ये तीन चीजें हो रही हैं। पहले एसिड डैमेज से सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होगी, फिर इरोजन होगी, फिर अल्सर होगा जैसे जैसे ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस कर रही है। अब हमारे पास क्या है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा। अगर हमारे पास स्टमक म्यूकोजा की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अरसे से हमारे पास स्टमक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन है। डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इटियोलॉजी, क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब इटियोलॉजी की बेस पे कि कॉज क्या है। तो एक हमारे पास है क्रोनिक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून कॉज है। और दूसरी है हमारे पास क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, इसमें हमारे पास एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो करवाता है गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पाइटल सेल्स विच आर लोकेटेड इन द स्टमक बॉडी एंड फंडस। तो क्रोनिक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो गैस्ट्रिक पाइटल सेल्स होते हैं ना उनकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। और ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पाइटल सेल्स, ये हमारे पास स्टमक की बॉडी और फंडस में लोकेटेड होते हैं।
associated with antibodies against parietal cells and or intrinsic factor useful for diagnosis but pathogenesis mediated by T cells type 4 hypersensitivity। तो इसमें हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट। और ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज है ना, ये डायग्नोसिस के लिए बहुत यूजफुल हैं। हमें इन एंटीबॉडीज से पता चलता है कि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है किसी पेशेंट को। लेकिन इसकी पैथोजेनेसिस में हमारे पास टी सेल्स होते हैं और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के? एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा विथ इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया फिगर 10.11। म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाती है और वहाँ पे हमारे पास इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाता है। फिगर 10.11 दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारे पास फिगर 10.11 है, इसमें हमारे पास इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया दिखाया हुआ है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो गया है। एक्लोराइड्रिया विद इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल्स एंड एंट्रल जी सेल हाइपरप्लेजिया। और इसमें हमें एक्लोराइड्रिया मिलता है और गैस्ट्रिन लेवल्स इंक्रीज मिलते हैं। एक्लोराइड्रिया मतलब कि एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती। एसिड की प्रोडक्शन क्यों नहीं होती हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो पैराइटल सेल्स हैं वो डैमेज हैं। तो पैराइटल सेल्स जो हैं वो हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे पास गैस्ट्रिन लेवल्स इसमें इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बनाए। लेकिन पैराइटल सेल्स तो डैमेज हैं, तो फिर गैस्ट्रिन जो है ना वो स्टिमुलेट करेगा लेकिन एसिड तो प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्लोराइड्रिया होगा। लेकिन बॉडी को ये लगेगा कि एसिड कम है तो गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ता जाएगा और एंट्रल जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगा इसमें। मेगेलोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। और क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में हमें मेगेलोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया भी मिलेगा क्योंकि हमारे पास इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाता, तो इसलिए फिर हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इंक्रीज रिस्क फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टिनल टाइप। और इसमें हमारे पास इंटेस्टिनल टाइप गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। अब हमारे पास दूसरी टाइप है क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। ये क्या है? इज ड्यू टू एच पाइलोरी इंड्यूस्ड acute and chronic inflammation and most common form of gastritis 90%। क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हमारे पास एच पाइलोरी की वजह से होती है। एच पाइलोरी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है और उससे हमारे पास गैस्ट्राइटिस हो जाती है। एच पाइलोरी एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी करवाता है और ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी करवाता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस की हमारे पास क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है। 90% यही होती है पेशेंट्स में, 10% वो वाली होती है ऑटो इम्यून वाली। एच पाइलोरी यूरिएसिस एंड प्रोटीएसिस अलोंग विद इन्फ्लामेशन वीकन म्यूकोजल डिफेंसेस। एंट्रम इज द मोस्ट कॉमन साइट फिगर 10.12। एच पाइलोरी जो कि हमारे पास यूरिएसिस को और प्रोटीएसिस को प्रोड्यूस करता है और उसके साथ इन्फ्लामेशन भी होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं कि हमारे पास जो म्यूकोजल डिफेंसेस है ना उनको वीक कर देती हैं, तो फिर गैस्ट्राइटिस हो जाती है। एंट्रम मोस्ट कॉमन साइट है एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस का। फिगर 10.12 मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिगर 10.12 है, इसमें एच पाइलोरी दिखाया हुआ है। प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज रिस्क फॉर अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टिनल टाइप एंड मार्ट लिम्फोमा। तो क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में प्रेजेंटेशन क्या होती है पेशेंट की? उसको एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होता है और इसमें हमारे पास अल्सरेशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टिनल टाइप उसका भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है और मार्ट लिम्फोमा का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ट्रिपल थेरापी। ट्रिपल थेरापी हम देते हैं इसमें। ट्रिपल थेरापी में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं और क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं और एमोक्सिसिलिन देते हैं। और अगर किसी को एमोक्सिसिलिन से एलर्जी होती है तो हम उसको मेट्रोनिडाजोल देते हैं। तो ये ट्रिपल थेरापी में ड्रग्स आ जाती हैं। रिजॉल्व्स गैस्ट्राइटिस अल्सर एंड रिवर्सेस इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। जब हम ये ड्रग्स देते हैं ना तो गैस्ट्राइटिस रिजॉल्व हो जाती है, या अल्सर होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया भी सही हो जाता है। नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट एंड लैक ऑफ स्टूल एंटीजन कन्फर्म एरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी में हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं, तो अगर वो नेगेटिव आ जाता है और स्टूल में भी एंटीजन नहीं होता तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास एच पाइलोरी की इरेडिकेशन हो गई है। तो ये हमने गैस्ट्राइटिस को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।